Hi everyone, my name is Smita Minch. I welcome you all in my channel. अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एजुकेशनल एम्स इन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी हमने इसी टॉपिक को देखा था, पर वो पार्ट 1 था। उसमें हमने आधी चीज़ें कवर कर ली है और जो बची हुई चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये हमको 5 लोगों के विषय में पढ़ना है। रूसो, प्लेटो, पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी एंड रसल। तो कल की वीडियो में मैंने कवर करा दिया था रूसो के बारे में, प्लेटो के बारे में और पेस्टोलॉजी के बारे में। इनका जो भी एजुकेशन की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन था वो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे जॉन डीवी का कंट्रीब्यूशन क्या था एजुकेशनल फील्ड में और रसल का कंट्रीब्यूशन क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पांचों के नाम दिए हुए हैं, रूसो, प्लेटो, पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी एंड रसल। और इन्होंने किस किस चीज़ों को एजुकेशन से रिलेट किया। रूसो ने नेचुरलिज्म को किया। नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, फिर नेचुरलिज्म प्रकृतिवादी होगा और प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवाद। तो नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म के बारे में कल मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज हम देखेंगे प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद होता है, और प्रयोजनवाद का मतलब ये होता है कि मतलब जॉन डीवी ने प्रैग्मेटिज्म का खोज की और इनका ये मानना था कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि ट्रू हो, जिसमें सत्य हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी उनको सिखा दिया जाए, उनको ऐसी शिक्षा दें जो कि हम उनको प्रैक्टिकली दिखा सके करके, या उसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बच्चों को सिखा दिया जाए। फैक्ट बेस्ड स्टडीज जो है वो देनी चाहिए, ऐसा जॉन डीवी का मानना था। तो यहाँ जो टॉपिक हमारा ओपन हुआ है, जॉन डीवीज एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन, ये चीज हम देख रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। मतलब जॉन डीवी ने ही प्रैग्मेटिज्म का डेवलपमेंट किया या उसको इंट्रोड्यूस किया हमारे बीच में। तो प्रैग्मेटिज्म का वही मैंने अर्थ आपको बता दिया कि प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट। ऐसे फैक्ट्स जिनको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर सकें, उसका जैसे मैंने कहा ना, ऐसी ही चीज़ें पढ़ाना जिसका साइंटिफिक प्रूफ हम बच्चों को दे सके। ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ाना, यही प्रैग्मेटिज्म था। और इस प्रैग्मेटिज्म का डेवलपमेंट किसने किया? जॉन डीवी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग। अब सोशल अंडरस्टैंडिंग से जॉन डीवी का मतलब ये था कि डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब हम बच्चों को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से मतलब इंडिविजुअल किसी एक स्टूडेंट को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, या तो हम 2-4 स्टूडेंट को मिला करके एक उनका ग्रुप बना दें और उनको ग्रुप में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ काम उनको दे दें। अब जब हम उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे तो वो देखेंगे कि हाँ, हमको कैसे मतलब मिलजुल करके ग्रुप में कैसे टीम वर्क कैसे करनी है, एक दूसरे के साथ मिलके काम कैसे करना है, और वो बाकी चीज़ों को साइड में रख के जो काम उनको दिया गया है उस पर वो फोकस कर पाएंगे। अगर वो इंडिविजुअली कर रहे हैं कुछ वर्क, उनके साथ और कोई लोग नहीं है, तब वो और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा फोकस्ड होके उस चीज़ को करेंगे। तो जब ये काम छोटे छोटे चीज़ वो करेंगे, चाहे उनको कुछ प्रोजेक्ट दे दो, छोटा सा होमवर्क दे दो, या कुछ भी चीज़ें दे दो करने के लिए, कि एक टॉपिक ही दे दो कि कल इसके बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे और आप कुछ बताएंगे। तो इससे क्या होता है कि वो फोकस्ड होके उस चीज़ को सीखेंगे। इससे क्या होगा, उनमें एक डिसिप्लिन आएगा। या हम किसी कोई ग्रुप है, उनको कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं और कह दिए कि लास्ट डेट आपकी ये है, आपको तब तक लास्ट डेट में सबमिशन करना ही है। तो क्या हुआ, वो सोचेंगे कि हाँ, लास्ट डेट में नहीं कर पाए तो हो सकता है हमको पनिशमेंट मिले या कुछ, तो उस डर में वो कर ही लेंगे। वो डिसिप्लिन हो जाएंगे, वो टाइम पे चीज़ों को करना सीखेंगे। तो जब वो डिसिप्लिन होंगे तो सिर्फ स्कूल तक ही उनका डिसिप्लिन सीमित नहीं रहेगा। जब वो बड़े होंगे, बाहर सोसाइटी में जाएंगे, समाज में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तब भी वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएंगे। तो ये भी एक उनका कहना था कि ऐसा हम एजुकेशन दे बच्चों को जिसके थ्रू उनके अंदर एक सोशल अंडरस्टैंडिंग आए। सोशल अंडरस्टैंडिंग मतलब वही है कि समाज में कैसे रहना है, या एक सामाजिक व्यक्ति कैसे बनना है। उसी चीज़ के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, और डिसिप्लिन हम उनको कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के उनको डिसिप्लिन
कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड जो हम देखते हैं ना, स्कूल में वैकेशन होमवर्क मिलते थे, अगर इंग्लिश का है तो कुछ पोएट्स के बारे में आप लिखो, उनके क्या क्या वर्क हैं वो सब आप कलेक्ट करके लाओ, या एक फाइल रहती थी उसमें आप अलग अलग टाइप के फ्लावर्स चिपकाओ, अलग अलग टाइप के पल्सेस जो दाल होते हैं वो चिपकाओ। तो ये सारा जो चीज़ है ये प्रोजेक्ट मेथड के अंदर आता है। और प्रोजेक्ट मेथड का जो फाउंडर है वो कौन है? जॉन डीवी। इन्होंने कहा कि अगर बच्चे खुद से खोजबीन करके सीखेंगे, अगर हम उनको कोई टॉपिक दे दें, उस पर खुद वो विचार विमर्श कर रहे हैं या उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी आएगा और उनका नॉलेज भी और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम उनको हर चीज़ सिखा के छोड़ दें, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, उनको कुछ वर्क ना दें, तो वो मतलब थोड़े समय के लिए याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, या उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं आएगा। उनको लगेगा कि हाँ टीचर तो हमको सब करके दे रहा है, तो एक क्रिएटिविटी भी उनके अंदर नहीं आएगी। तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आए, उनका इंटरेस्ट जागे, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो। इन सब चीज़ों के लिए जॉन डीवी का कहना क्या था कि हमको प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड्स लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, एक्टिविटी मेथड, टेस्ट मेथड एंड लॉजिक मेथड। तो ये सारे मेथड्स का यूज हमको करना चाहिए, ऐसा मानना था जॉन डीवी का। ऑब्जर्वेशन मतलब उनको ऑब्जर्व करने दो, खुद कुछ चीज़ों को करने दो। ऐसा होता है ना कि कई बार लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस का ये मतलब, जैसे कोई बच्चे हमारे पास कोई टॉपिक ले गए कि मैम ये क्या है, तो हम तुरंत ही अगर बता देंगे उनको कि हाँ ये चीज़ें होती है, तो वो खुद से उनका क्या प्रयास रहेगा, खुद से वो उस पे काम किए क्या नहीं किए, तो हमारी बताई हुई चीज़ें उनको कब तक याद रहेंगी। तो इसीलिए कहा गया कि उनको खुद करने दो, उनको ऑब्जर्व करने दो, उनको खोजबीन करने दो, उनको एक्सपीरियंस करने दो चीज़ों को, उससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो ये सारे मेथड्स जो हैं उन्होंने जॉन डीवी ने कहा कि हमें यूज़ करनी चाहिए। एक्टिविटी मेथड मतलब वही हो गया कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ प्रोजेक्ट उनको दे दिया जाए। टेस्ट मेथड मतलब ये टेस्ट मेथड का भी सपोर्ट करते थे कि बच्चा कितना सीखा उसको जांचने के लिए उसका टेस्ट करना भी ज़रूरी है, ऐसा जॉन डीवी का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट टू साइंस, मतलब कि साइंटिफिक सब्जेक्ट्स भी जोड़े जाएं हमारे करिकुलम में या हमारे सिलेबस में, ऐसा भी ये जॉन डीवी का कहना था। जैसे पहले क्या होता था एंशियंट टाइम्स में या मिडिवल टाइम पे ऐसे देखें तो बहुत मतलब साइंटिफिक चीज़ें उनको पढ़ाई नहीं जाती थी। वहाँ तो ऐसा था कि गॉड में कैसे अपने फेथ को इंक्रीज करें और एक हाई स्पिरिचुअल लेवल को कैसे हम अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी आध्यात्मिक टाइप की बातें वो वहाँ पे सिखाई जाती थी। और मतलब एक दूसरे के साथ कैसे घुल मिल के रहें, और जीवन जो है ईश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है, तो इससे हम सिर्फ अच्छे काम करें, गुड डीड्स करें और एक दूसरे की हेल्प करें, ये सारी चीज़ें पुराने ज़माने में जो है सिखाई जाती थी। बट जो ये वेस्टर्न थिंकर्स आए तो इन्होंने कुछ कुछ नई सोच को रखा, तो उनमें से एक जॉन डीवी थे। तो इन्होंने क्या किया, साइंस का सपोर्ट किया, यानी कि इन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करिकुलम में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम इनका देखते हैं जॉन डीवी का, तो यहाँ लिखा हुआ है ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ट्राईपोलर प्रोसेस मतलब कि तीन चीज़ें होनी चाहिए एजुकेशन में, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, तो और एक क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम को भी इन्होंने महत्व दिया कि एक कंटेंट हमारे पास होना चाहिए कि किस एज के बच्चे को, किस लेवल के बच्चे को क्या चीज़ की शिक्षा देनी चाहिए। तो एक कंटेंट हमारे लिए ज़रूरी है। टीचर के पास एक सिलेबस, एक करिकुलम, एक कंटेंट होना चाहिए कि कब बच्चों को किस चीज़ की शिक्षा देनी है। और इसीलिए उन्होंने ट्राईपोलर प्रोसेस कहा। TRI जो ट्राई है इसका मतलब होता है थ्री, मतलब पहला होगा स्टूडेंट जो सीखेगा, दूसरा होगा टीचर जो सिखाएगा, और तीसरा होगा करिकुलम। करिकुलम हमको वो बताएगा कि हमको किस मतलब किस एज के बच्चों को क्या चीज़ें सिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्कूल इज अ स्मॉल सोसाइटी। मतलब जो स्कूल होता है ना, जॉन डीवी ने उसी को ही एक स्मॉल सोसाइटी, एक छोटा सा समाज कहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्कूल में ऐसा नहीं होता कि एक एक क्लास में एक ही कास्ट के बच्चे हैं, एक ही रिलीजन के बच्चे हैं, एक ही बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं, एक ही एरिया के बच्चे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता।
कोई थोड़ी रिच फैमिली से होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से, कोई पुअर फैमिली से भी होता है, किसी का मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, और किसी का मतलब अलग अलग कास्ट, रिलीजन्स, सबके बिलीव्स अलग होते हैं, सबकी अपनी मदर टंग अलग होती है, सबकी लैंग्वेज जो वो घर पे बोलते हैं वो अलग होती है। तो सब अलग अलग प्रकार के घरों से, फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े हुए बच्चे एक ही स्कूल में आके एक साथ ही पढ़ते हैं। तो जो हम बाहर, जो हमारा पूरा समाज है, उसका एक छोटा रूप हमको कहाँ देखने को मिलता है? अपने स्कूल में देखने के लिए मिलता है। तो इन्होंने कहा स्कूल जो है एक स्मॉल सोसाइटी है, तो यहीं पे हम बच्चों को सारी चीजें सिखा सकते हैं कि कैसे आप एक सामाजिक व्यक्ति बनेंगे करके। तो उनका यही कहना था, जैसे कि उन्होंने पहले कहा था पॉइंट में कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग ना, तो यहीं से ही उनको डिसिप्लिन सिखा दो और स्कूल में ही, ताकि वो बाहर जब जाएं, समाज में जाएं, एक छोटे स्मॉल स्कूल सोसाइटी से निकल के जब वो एक्चुअल सोसाइटी में जाएं, तब वो वहाँ कैसे सरवाइव करें, इस चीज़ का पूरा ज्ञान उनको हो जाना चाहिए एजुकेशन से ही। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस टू टीचर। जॉन डीवी का मानना था कि टीचर को भी महत्व दी जानी चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए, ताकि जो भी बच्चे हैं उसको वो अच्छे से संभाल सके और अपना पूरा जो दायित्व है उसका, उसको प्रॉपर तरीके से वो कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स या ये सारे कंट्रीब्यूशन थे जॉन डीवी के, कि प्रयोजनवाद के ये सपोर्टर थे कि खुद से करने दो बच्चों को, चीज़ें खुद से ऑब्जर्व करने दो, खुद से एक्सपीरियंस करने दो, ये सारा चीज़ इनका कहना था। और प्रयोजनवाद तो आप लोग समझ ही गए कि जो सत्य चीज़ है या जिसका साइंटिफिक कुछ प्रूफ हो या जिसको आप प्रैक्टिकली करके दिखा सको, ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं रसल का क्या कंट्रीब्यूशन था एजुकेशनल फील्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि बच्चे की जो एज है उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बहुत छोटा है और हम जबरदस्ती उसको बहुत हाई लेवल की चीज़ें सिखाए जा रहे हैं, तो वो उसके किसी भी काम की नहीं होगी, ना उसको इंटरेस्ट आएगा, ना उसको वो समझ पाएगा और सीख पाएगा। तो जो एज है बच्चे की, उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उनको एजुकेशन या शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स। अब ये स्पेशल स्कूल्स क्या होते हैं? पहले ऐसा होता था बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स नहीं होते थे, मतलब जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं ना, जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, या कोई मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस है उनको, उतना तेज उनका दिमाग नहीं है जितना बाकी बच्चों का है, या एक बार में सारी चीज़ें सीख नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए पहले क्या हुआ करता था, स्कूल्स कुछ अलग से स्कूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। अगर किसी को पढ़ाना है या तो वो अपने बच्चों को या तो नॉर्मल स्कूल्स में ही डाल दे, या तो फिर वो स्कूल से निकाल लेते थे, उनको शिक्षा नहीं मिल पाती थी। तो जॉन डीवी ने क्या किया, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उसका निर्माण करवाया इन्होंने, ताकि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उन वो भी शिक्षा ग्रहण कर सके, वो शिक्षा से वंचित ना रहे, उनको भी उनके लेवल की चीज़। अब ऐसा नहीं है कि उन जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वही सारी चीज़ें हम स्पेशली एबल्ड बच्चों से भी करवा रहे हैं। उनके लिए हम कुछ अलग, उनका उनका करिकुलम, उनका सिलेबस, उनका सारा चीज़ जो है अलग रहता है, पर शिक्षा उनको भी मिले, वो बगैर शिक्षा के ना रहें, इसलिए स्पेशल स्कूल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, यानी कि जो भी टीचर्स आप रख रहे हो वो उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन स्कूल। अब डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन स्कूल का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक मतलब कि जहाँ पे सब लोगों की बात सुनी जाए और समझी जाए। तो डेमोक्रेटिक से ये मतलब है कि जो बच्चे हैं वो प्रॉपर अपनी जो भी टीचर है उसका बात सुने, उसकी रिस्पेक्ट करें। जो टीचर है उसका क्या काम बनता है कि वो हर एक बच्चे को इक्वली इम्पोर्टेंस दे। ऐसा नहीं कि किसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, किसी पे कम ध्यान दिया जा रहा है, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। जितनी इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को मिले उतनी ही इम्पोर्टेंट टीचर को भी मिले, टीचर भी बच्चों के साथ कोऑपरेट करे और बच्चे भी टीचर के साथ कोऑपरेट करें, ऐसा माहौल स्कूल का होना चाहिए, ये कहना था रसेल का।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो है चेंजेस इन एग्जाम सिस्टम। अब चेंज क्या करना है एग्जाम सिस्टम में, रसल का कहना था कि एग्जाम्स लेने नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम से क्या होता है, बच्चे स्ट्रेस्ड होते हैं, उनको डर होता है कि हम कैसे करेंगे, हम फेल हो गए तो। यह रसल का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी की बौद्धिक क्षमता या कुछ उसको नापने के लिए हमको एग्ज़ाम्स की ही ज़रूरत है। एग्ज़ाम से बच्चे घबराते हैं, उनको मेंटल प्रेशर होता है जिससे उनकी हेल्थ भी बिगड़ती है। ये सारे सोच विचार थे रसल के। तो इनका मानना था कि उनको चीज़ें सिखा दी जाए, उनको खुद से करने के लिए दे दी जाए, उसके बाद उनका कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं लिया जाए, बिना एग्ज़ाम के ही वो आगे की शिक्षा अपनी ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू वर्ल्ड पीस। अब इनका मानना था कि बच्चों की शिक्षा में ये चीज़ ऐड करनी चाहिए कि हम मतलब एक ब्रदरहुड में, मतलब मिलजुल करके रहें। जैसे कि कोई एक कंट्री है, वो दूसरे कंट्री के बारे में या वहाँ के लोगों के बारे में कुछ गलत सोच विचार ना रखे, क्योंकि कभी ना कभी एक कंट्री अगर अकेली है, मान लो वो किसी सबसे उसका मतलब दुश्मनी है, तो वो सरवाइव कर पाएगा क्या? मान लीजिए अभी यहाँ पे मतलब कोरोना काल चल रहा है और यहाँ पे वैक्सीन्स खत्म हो गई, बिल्कुल हमारे पास है नहीं, और हमें दूसरी जगह से मंगानी है, दूसरी कंट्री से मंगानी है, और हमने सब तरफ से दुश्मनी करके रखी है, तो क्या हमारा कुछ फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये क्या है, इनका कहना था कि वर्ल्ड पीस के बारे में, मतलब सब जगह शांति बने रहे, हार्मनी बनी रहे, और एक ब्रदरहुड का रिलेशन जो है वो बना रहे, इस टाइप की चीज़ें भी एजुकेशन में ऐड की जानी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखे रसल के, ये इनका एजुकेशनल फील्ड में कंट्रीब्यूशन था। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो था वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट जो इतने सारे आए, चाहे वो जॉन डीवी हो, चाहे रसल हो, चाहे रूसो हो, प्लाटो हो या पेस्टोलॉजी हो, जो भी लोग आए उन्होंने क्या योगदान किया, तो जो कॉमन पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं राइज ऑफ वेरियस थॉट्स। वेरियस थॉट से क्या मतलब है, जो इतने सारे चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमैनिज्म, ऐसे बहुत सारी जो है चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस एजुकेशनल फील्ड में वेस्टर्न थिंकर्स ने किया, और इसको इन सब चीज़ों को, जो ये वेरियस इनके थॉट्स से, इसको एजुकेशन से कैसे जोड़े, ये इन्होंने बताया। अगला पॉइंट है राइज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से क्या मतलब है कि पहले क्या होता था, गुरुकुल्स वगैरह होते थे, प्रॉपर स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे, या बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजा जाता था, तो इन्होंने प्रॉपर स्कूल्स बनवाए। अब चाहे वो नॉर्मल स्कूल्स हो या फिर वो स्पेशल स्कूल्स हो, जैसे अभी हमने देखा कि रसल ने जो था वो स्पेशल स्कूल्स का भी स्टैब्लिशमेंट किया, कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे, उनको भी शिक्षा मिले, वो भी स्कूल में जाएं और चीज़ों को सीख सके, अपना डेवलपमेंट कुछ कर सकें। तो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का स्टैब्लिशमेंट इन्होंने, जो वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने किया। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसाइज ऑन सेक्स एजुकेशन, यानी कि जैसे बाल विवाह हो जाता था पहले, कम एज पे ही शादी हो जाती थी, बच्चे हो जाते थे, तो उनका मानना था कि इससे जो है बॉडी में बहुत मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी एजुकेशन में जोड़ी जानी चाहिए, और ये जो है एम्फेसाइज किया गया सेक्स एजुकेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग मेथड्स। जो वेरियस टीचिंग मेथड्स हमने पढ़े कि ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, प्ले वे मेथड होता है कि खेल खेल में उनको सिखाना, क्वेश्चन आंसर मेथड मतलब कि हम क्वेश्चन करें और स्टूडेंट उसका फिर अपने मन से सोच करके आंसर दे, टेस्ट मेथड, लॉजिक मेथड, काफ़ी सारे मेथड्स, बहुत ही सारे मेथड्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए वेस्टर्न थिंकर्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक इनका योगदान रहा है एजुकेशनल फील्ड में। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक टेंडेंसी। साइंटिफिक टेंडेंसी मतलब पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाता था, सिर्फ यही मानते थे
कि मतलब अच्छी आदतें बच्चों को सिखाना और ये सब, बस इतनी चीज़ों तक ही सीमित थे कि खुश कैसे रहें, एक दूसरे के साथ घुल मिल के कैसे रहें, एक दूसरे का हेल्प कैसे करें, इतनी ही चीज़ें एंशियंट टाइम्स में सिखाई जाती थी। बट जब वेस्टर्न थिंकर्स आए, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट आए, तब इन्होंने जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं, उनको भी एजुकेशन में इंक्लूड करो, करिकुलम में इंक्लूड करो, ऐसा इन्होंने कहा। और ये इनका था कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है इसी में कंट्रीब्यूशंस में, एम्फसाइज ऑन टीचर्स ट्रेनिंग। टीचर, प्रॉपर टीचर होने चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो सभी बच्चों को सही तरीके से संभाल सकें। इस पे उन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट है राइज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान पे भी इन्होंने जोर दिया। अब लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान जो होता है टीचर के लिए, कि हमको बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या बताना है, उसकी प्लानिंग, उसकी पूरी प्लानिंग हमारे पास पहले से होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने पहले टॉपिक निकाला, उसके बाद ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, फिर इसको मैंने अपनी नोटबुक में भी नोट करके रखा हुआ है कि हाँ, मुझे किस चीज़ के बाद क्या चीज़ स्टूडेंट्स को बतानी है। तो एक प्रॉपर लेसन प्लान टीचर के पास होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने से पहले। इस चीज़ पे जोर दिया वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट ने, क्योंकि अगर टीचर अगर पढ़ाने जाए और उसको खुद ही मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, मतलब उसको पता नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या टॉपिक लें, क्या बताएं, तो वो फिर कैसे बच्चों का इंटरेस्ट जगा पाएगा स्टडीज़ में, कैसे उनको सही तरीके से चीज़ों की नॉलेज दे पाएगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने इसीलिए लेसन प्लान पे जोर डाला कि टीचर के पास पूरे ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल या उसकी पूरी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए इससे पहले कि वो बच्चों को शिक्षा दे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ मटेरियलिज्म इन एजुकेशन। मटेरियलिज्म इन एजुकेशन मतलब शिक्षा जो भी दे रहे हैं, जहाँ भी दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा हो कि उसके बाद उनके हाथ में एक लाइवलीहुड आए, उस शिक्षा को ग्रहण मतलब जो एजुकेशन वो ले रहे हैं ना, वो उनको श्योरिटी दे कि हाँ, ये चीज़ पढ़ने के बाद या ये चीज़ सीखने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपके पास एक जॉब रहेगा, आपके पास एक काम रहेगा, आप एक एम्प्लॉयबल व्यक्ति कहला पाएंगे। तो एजुकेशन ऐसा देना चाहिए जो बच्चों को श्योरिटी दे कि हाँ, ये इसके बाद आपको जो है एक लाइवलीहुड आप अर्न कर सकते हो, आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स। अब जैसा कि हमने देखा कि रसल ने किया था, स्पेशल स्कूल्स का जो एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट किया था रसल ने किया था। तो ये वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट हैं, इनके थ्रू यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, बच्चों पे भी फोकस किया गया कि उनको भी कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, उनका भी डेवलपमेंट उनके स्तर पर धीरे धीरे होता रहे। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स, ये इनका एक योगदान था वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट का। फिर लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है एम्फसाइज ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाहे जितने भी वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट थे, इन सबका एक कॉमन पॉइंट तो ये था ही कि जो एजुकेशन होनी चाहिए ये चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी कि जो हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? बच्चा, यानी कि स्टूडेंट। किसी टीचर को तवज्जो ना मिले उतनी, ना कोई टीचर अपनी मनमर्जी चलाए कि हमको जो मन में आ रहा हम वही पढ़ाएंगे उसको, चाहे उसका बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो। ना किसी स्टूडेंट या कोई मतलब ना कोई इंस्टीट्यूशन या कोई करिकुलम हम बच्चे के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपको ये पढ़ना है, आप पढ़ो ही पढ़ो, कैसे भी, चाहे रोग आके पढ़ो, चाहे कैसे पढ़ो। तो ये चीज़ बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। वेस्टर्न जो भी एजुकेशनिस्ट थे उनका यही कहना था कि बच्चे की जैसी साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ, उसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाओ, और उसको एक फ्री माहौल दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रखो, ताकि वो थोड़ा फ्री रहेगा, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएगा, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। और टीचर जो है फ्रेंडली नेचर के होने चाहिए, ताकि बच्चा अपना हर प्रकार का डाउट जो है अपने टीचर के सामने रख सके। तो जो केंद्र बिंदु माना गया, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट के थ्रू, वो था स्टूडेंट या चाइल्ड।
तो ये हमने देखा 5 एजुकेशनिस्ट, वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट जो थे उनके बारे में, उनके क्या क्या योगदान थे, उनके विचार कैसे थे एजुकेशन को लेकर के, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। और उनका कॉमन चीज़ें सभी लोगों की मिला के भी ये कुछ पॉइंट्स हमने देखा कि मटेरियलिज्म होना चाहिए, यानी कि एक लाइवलीहुड अर्न कर सके। स्पेशल स्कूल्स उन्होंने बनवाए, चाइल्ड को ज़्यादा महत्व दिया, केंद्र बिंदु रखा, टीचर्स की ट्रेनिंग को महत्वपूर्ण बताया, लेसन प्लान के बारे में बताया, और ये सारी चीज़ें जो है इनका कंट्रीब्यूशन था। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी शेयर करिए ताकि एक जो अच्छा कंटेंट है वो लोगों तक जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।